और दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। और इस कहानी को इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। इस क्लास में हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि ये कहानी पूरी पढ़नी है, शब्द सह, पहले अक्षर से लगा के आखिरी अक्षर तक पूरी कहानी ये पढ़नी है। तो अगर आपने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें आपको जो है कहानी पढ़ाई गई है तथ्यात्मक रूप से, उस क्लास को आप जरूर देखें, फिर उसके बाद इस क्लास को देखें और मेरे संग पूरी कहानी पढ़ें। कहानी की जो भाषा है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी समस्या आए, लेकिन पढ़ना तो है ही है, क्योंकि अब समय आ गया है कि परीक्षाओं में सिर्फ कथानक पढ़ लेने से आपका काम चलने वाला है नहीं। आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, कई कई बार कहानी पढ़नी पड़ेगी, तब आप जो है उसको बारीकी से समझ पाएंगे और तभी आप उस कहानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। और जैसा मैंने पहले कहा कि कहानी थोड़ी सी कठिन है, आपको समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझना तो है ही है। कहानी शुरू करते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। तो कहानी का जो पहला अंक है उस पे सिर्फ गुलेरी एक काम करते हैं कि अमृतसर के जो बम्बू काट के इक्के वाले हैं, तांगे वाले हैं, इनका ये महिमा मंडन करते हैं कि बाकी जो अन्य जगह के इक्के वाले हैं, तांगे वाले हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली कितनी कटु है जो कानों को अखरती है, लेकिन जो बम्बू काट के इक्के वाले हैं इनकी भाषा कितनी मृदु है। तो यही जो है लेखक कहना चाहता है कि जिनके कान जो है दूसरी जगह के इक्के वालों की बोली सुनकर कान पक गए हैं, वो कभी अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों पर पोरों की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर की उन बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, किस तरीके से वो लोग हटने को कहते हैं, जो अमृतसर के बम्बू काट वाले, वो कहते हैं कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि किसी को जी और साहब के बिना सुने, साहब सुने बिना हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यानी यहाँ के जो तांगे वाले हैं इनकी भी जीभ चलती है, लेकिन यहाँ ये लोग बड़ी संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हो जाते हैं कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये जो है एक बात हो गई वहां के इक्के वालों की। अब यहां से थोड़ी सी कहानी मुड़ती है और कहानी थोड़ा सा अलग रुख लेती है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियां। अब यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लड़का दुकान पे क्या खरीदने आया था तो और लड़की दुकान पे क्या खरीदने आई थी। तो लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोइयों के लिए बड़ियां खरीदने दुकान पे आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी लड़ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना ना हटता था। और दुकानदार उधर लड़ता था और इधर नायक नायिका का संवाद शुरू होता है।
तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। उधर दुकानदार अटका रहा और इधर इनका जो है प्रथम परिचय हो गया। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदे लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब मंगनी या फिर कह सकते हैं सगाई। तो लड़के ने लड़की से प्रश्न किया कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। मतलब वो जो है, जब लड़के ने प्रश्न किया तो वो जो है धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई और उत्तर में वही धत का जवाब मिलता। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब? तो बोलती है कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छड़ी छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आ रही किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर घर पहुंचा। यानी लड़के की जब सगाई हो गई तो इससे जो है वो आहत हुआ और इतने कर्मकांड करके घर पहुंचा। तो ये आप याद रखिएगा कि वो किस किस से लड़ा, क्या क्या किया। ये एक बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक अंक यहीं पे समाप्त होता है और यहां से प्रारंभ होता है दूसरा अंक। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अंक। कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब ये जो पहले अंक में बताया गया है इसकी बात आपसे आखिरी में की जाएगी। यहां से बिल्कुल दूसरी कहानी शुरू है। वहां पे फ्रांस में जर्मन के खिलाफ लड़ने जो है कुछ सैनिक गए हैं भारत से, उनकी जो है आपस में संवाद है इस अंक में। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा जाड़ा, मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है। यानी युद्ध चल रहा है और वो लोग जो है एक खंदक में हैं, वहीं की ये जो है घटना है। और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इन गैबी गोलों से बचें तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। लहना सिंह जो कहानी का मुख्य पात्र और नायक भी है। लहना सिंह और 3 दिन, ये जवाब देता है हजारा सिंह। हजारा सिंह लहना सिंह से कहता है कि 3 दिन और शेष हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। यानी वो लोग 7 दिन के लिए युद्ध पे लड़ने के लिए आए थे, जिनमें से 4 दिन बीत गए हैं और शेष कितने दिन बचे हैं? 3 दिन उन लोगों को यहाँ पे और रुकना है। परसों रिलीफ मिल जाएगी और उसके बाद फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर कर खाकर सो जाएंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल सा हरा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। यानी 4 दिन से वो लोग उसी खंदक में हैं और कहते हैं कि 4 दिन से हम लोग बिल्कुल सोए नहीं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये एक तरीके से कथन भी है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला ही मारकर लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। यानी अगर इस खंदक में सिर्फ पड़े रहना ना हो, पड़े पड़े उनका जो है शरीर एकदम शिथिल हो गया है। वो लोग खंदक से निकलना चाहते हैं लेकिन बेचारे कैसे निकल सकते हैं? खंदक से बाहर निकले ही गए। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में
30-30 मन का गोला फेंकते हैं, यानी इस तरीके से युद्ध चल रहा है। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जर्नल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्निल पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। अब ये याद रखना, ये जो सूबेदार हजारा सिंह हैं, ये जो है ये एक तरीके से पात्र हैं। ये कौन है, जब कहानी अभी आगे आएगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये जो है सूबेदारनी के पति हैं हजारा सिंह। ये कहते हैं कि लड़ाई के जो मामले हैं वो जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर कहें करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यानी लहना सिंह लड़ने के लिए उतावला है, पड़े पड़े परेशान हो रहा है। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल छट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को तो यहां बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी में चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने की हट करती है, ओंठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। ये जो बोधा सिंह है ये हजारा सिंह का लड़का है और उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। जैसे मैं जानता ही ना होऊं। रात भर तुम अपने कंबल से उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यानी ये जो बोधा सिंह है, बोधा सिंह लहना सिंह का पुत्र है और सूबेदारनी वही लड़की है जिससे जो है बचपन में हजारा सिंह शादी करना चाहता था। तो उसी सूबेदारनी ने हजारा सिंह से लहना सिंह से ये कहकर रखा है कि तुम मेरे बेटे की और मेरे पति की रक्षा करना। तो वही जो है बोधा सिंह लगातार कर रहा है। उसके लड़के के पहरे पे पहरा दे देता है, उसको ठंड लगती है तो उसको अपना कंबल उड़ा देता है, और जब वजीरा सिंह उससे पूछता है कि ऐसे डर में तुम अपने आप को ना नुकसान पहुंचा लेना, तुम न मर जाना, तो वो इच्छा जाहिर करता है कि मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे। फिर उसके बाद जो है वो लोग ये गीत गाते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे।
पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन सोते और मौज ही करते रहे हों। तो दूसरा अंक यहाँ पे समाप्त होता है और तीसरा अंक यहाँ से प्रारंभ होता है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। तो बोधा सिंह को आप पहचान गए होंगे, सूबेदार हजारा सिंह का जो है लड़का है। लहना सिंह पहरे पे खड़ा है और लहना सिंह वही लड़का है जो बार बार उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराह रहा है। क्यों बोधा भाई, क्या है? लहना सिंह पूछता है। तो बोधा सिंह कहता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने एक कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? बोधा सिंह कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जर्सी पहन लेता हूं फिर तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बुनकर भेज रही हैं मेमे। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। यानी उसने जो है बोधा सिंह से बहाना बना दिया। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेमे जर्सी बना रही हैं। ये कथा सिर्फ कथा ही थी ताकि जो है बोधा उसका कोट पहन सके। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आया। यानी आधे घंटे बाद सूबेदार हजारा सिंह को आवाज देते हुए लप्टन साहब जो है वहां पे आते हैं। देखो इसी दम धावा करना होगा, ये जो है लप्टन साहब कह रहे हैं। और ये जो है जर्मन का एक जासूस है, कोई लप्टन वप्टन नहीं है। वो कह रहा है कि देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाही है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कराया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। यानी लप्टन वहां पे आया और लप्टन ने आदेश किया कि यहाँ पे जितने लोग हो सिर्फ 10 लोग यहाँ पे रुको, बाकी सब लोग जो है चले जाओ जहां पर उसने बताया, और फिर बाकी का जब तक आदेश ना मिले तब तक जो है कुछ मत करो। यानी वो जो जासूस आया है इन सबको वहां से निकाल देना चाहता है और यहाँ जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको मारने की वो प्लानिंग कर रहा है। और लहना सिंह कहता है जो हुक्म। अभी तक लहना सिंह को लग रहा है कि ये हमारे लप्टन साहब ही हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया और लप्टन साहब सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुम भी पियो। अच्छा, अब ये जो है जो जासूस लप्टन साहब हैं ये लहना सिंह से कह रहे हैं कि तुम भी सिगरेट पियो, जबकि लहना सिंह सिगरेट पीता ही नहीं है। ये जो है लहना सिंह का पहला शक गया कि ये जो है हमारे लप्टन साहब नहीं है। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया।
मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका कि लेफ्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा कि लेफ्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में है, यानी जो असली लेफ्टन साहब हैं वो 5 वर्ष से लहना सिंह की रेजिमेंट में है, इसीलिए लहना सिंह लेफ्टन साहब के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है। तो एक बार लहना सिंह ने सोचा कि चीजों को स्पष्ट कर लिया जाए, हो सकता है ये सिर्फ मेरा शक ही हो। तो वो जो है स्पष्ट करने की कुछ तरकीबें खोजता है और कुछ प्रश्न करता है इन नकली लेफ्टन साहब से। पूछता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? जवाब आता है, क्यों, यह देश पसंद नहीं? लेफ्टन साहब कहते हैं, नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले शिकार करने गए थे। वो खाली बातों बातों में पूछना चाहता है कि इनको चीजें याद हैं कि नहीं, अगर असली होंगे तो याद होंगी। तो जवाब आता है, हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। अब देखिए जो है लेफ्टन साहब किस तरीके से, जो है लहना सिंह किस तरीके से प्रश्न पूछता है कि अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, जबकि मुसलमान मंदिर में जल नहीं चढ़ाता है। तो जवाब आता है, बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया ना? आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, लहना सिंह जवाब देता है, पीता हूं साहब, दिया सलाई लेकर आता हूं। और लहना सिंह को अब पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि ये जो है लेफ्टन साहब ना होकर कोई जासूस हैं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसको संदेह नहीं रह गया। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना सिंह? लहना सिंह कहता है कि कयामत आई है, जरा तो आंख लगने दी होती। कहता है कि वजीरा सिंह कहता है कि कयामत आई है, जरा तो आंख लगने दी होती। तो लहना सिंह कहता है कि होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लेफ्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सौदा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशाने देखते देखते दौड़ जाओ और अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, यानी जो यहाँ के लोग निकल चुके हैं यहाँ से, उनको ले आओ। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं, वजीरा सिंह कहता है कि हुक्म तो यहीं रहने का है, ऐसी की तैसी हुक्म की। लहना सिंह कहता है कि मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम 8 हो। अब ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि वहां पे कुल उस समय कितने सिपाही थे? तो 8 थे। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले चलो। लौटकर खाई के मुहायने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों की जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया। तीनों में एक तार सा बांधने लगे, यानी वो जो है दीवार में बम लगा रहे थे। पूरी खंदक को उड़ा देने की प्लानिंग थी उस जासूसी सिपाही की। आगे सूत की एक गुलथी से जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में
बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंखें मौन गट्टे कहते हुए चित्त हो गए मीन गट्टे कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, और यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून के जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जाड़े से साहब ने मतलब उस सिपाही ने जो जासूस था, जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था और औरतों को बच्चे होने का ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चलाकर लहना सिंह की जांग में गोली लगी। यानी उसने जो है पिस्तौल चला दी और लहना सिंह की जांग में गोली लग गई। इधर लहना कि हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। यानी लहना सिंह ने प्रतिक्रिया में फिर उसको मारा और वो वहां पे खत्म हो गया। बोधा चिल्लाया, क्या है? बोधा कहने लगा, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांधी जहां पे उसे गोली लगी थी। घाव मांस में ही था, पट्टियों की कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुदा खालसा, सत श्री अकाल पुरुख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे पर गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया यानी भर लिया। बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है, यानी जो उस जासूस ने गोली मारी थी। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसकी प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ नाम छई सार्थक होता है
और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता आज तो सब के सब आज मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई ने सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगी, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में ना चले, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है, अच्छा पर। और ये कहकर जो है लहना सिंह यहीं रह जाता है और उन दोनों को भेज देता है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी दोनों की रक्षा उसने की। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब यहां से जो है 5वां दृश्य शुरू होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियां बहुत साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वालों के यहाँ। अब वो जो है पुरानी स्मृतियां अपनी सोच रहा है। दही वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसे वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। अब वो अपनी पुरानी स्मृतियों को सोच रहा है। 25 वर्ष बीत गए हैं। अब लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाकर मिल आओ। ये जो सूबेदारनी है वही 8 वर्ष की लड़की है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदारनी के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी लहना सिंह। चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में वो अपनी याद दिलाती है और भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला और वो फिर कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज
नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ है, और उसके पीछे 4 और हुए हैं पर एक भी नहीं जिया, यानी 5 बेटे हुए थे, एक ही बचा है जो फौज में भर्ती हुआ है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वालों की दुकान के पास बिगड़ गया, कहा तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। यानी उसने कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। ये उसकी स्मृतियां हैं जो आ रही हैं। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला कौन, कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ, क्योंकि वो जो है अपने भाई कीरत सिंह की गोद में ही मरना चाहता था। भैया मुझे ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा सिंह ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप 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 रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 18वीं सूची, मैदान के घावों में मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह। तो ये थी